अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि अगस्त के महीने में स्टॉक मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी गई और जो हमारा बेंचमार्क KC100 इंडेक्स है वो 47,000 से 48,000 की जो बैंड है उसी लेवल के ऊपर ये ट्रेड होते हुए हमने देखा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्जिनली KC100 इंडेक्स के अंदर 0.8% का इजाफा हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI30 इंडेक्स के अंदर 1.8% के इंक्रीज़ देखा गया। अगर हम कैलेंडर ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो अगेन KC100 इंडेक्स में 8.4% का इजाफा हुआ है, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI30 इंडेक्स ने 9.1% का रिटर्न पोस्ट किया है। अगर हम कोशिश करें पिन पॉइंट करने की उन फैक्टर्स को स्टॉक मार्केट की एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस की लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो जो एक फैक्टर हमें नज़र आता है वो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है। आल्दो की अभी सिचुएशन ये है कि काबुल के अंदर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, वहाँ पे नए गवर्नमेंट फॉर्म होने की बात हो रही है और US फोर्सेस ने कम्प्लीटली विदड्रॉल कर लिया है। तो आल्दो की सिचुएशन इज़ मच बेटर इट पेन आउट दैन कि जी कोई इन फाइटिंग बिटवीन तालिबान एंड अफगान फोर्सेस, ऐसी सिचुएशन नहीं हुआ, कोई ब्लड शेड के बगैर ये सारा मामला हुआ है। तो ये ओवरऑल आल्दो की बहुत बेहतर सिचुएशन है देन इट वाज फियर्ड अर्लियर, लेकिन फिर भी एक एंग्जाइटी समहाउ है इन्वेस्टर्स के दरमियान कि ये सिचुएशन किस तरह से हो सकती है ख़राब, और इसकी फिर पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर या सिक्योरिटी के ऊपर जो इसकी इम्प्लिकेशंस हैं। तो थोड़ी सी एंग्जाइटी हमने देखा कि एक फैक्टर ये भी रहा है, ओवरहैंग रहा है मार्केट के ऊपर। सेकेंडली, जब जो जून के महीने का करंट अकाउंट का नंबर काफ़ी बड़ा आया था, $1.6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, उससे भी थोड़ा सा फियर था इन्वेस्टर का। आल्दो के जो हमारा जुलाई का नंबर था करंट अकाउंट डेफिसिट का वो $773 मिलियन का रहा है, काफ़ी इसमें ड्रॉप आया, लेकिन स्टिल थोड़ी सी हम इस पर भी देखते हैं कि कंसर्न्स इन्वेस्टर्स की तरफ से नज़र आए हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन के ऊपर। फिर अगर हम देखें तो जो एक और फैक्टर मार्केट के लिए नेगेटिव जिसने रोल प्ले किया है वो जो AGP का रिव्यू था, जहाँ पे पाकिस्तान को एशियन पैसिफिक ग्रुप का, जहाँ पे पाकिस्तान की जो ग्रे लिस्ट के अंदर स्टिल अभी पोजीशन है। आल्दो कि उन्होंने काफ़ी कमेंट किया है लास्ट रिव्यू के अंदर कि पाकिस्तान ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है और मोस्टली जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर जो है वो कंप्लाइंट है और लार्जली कंप्लाइंट का स्टेटस भी दिया है, लेकिन स्टिल एक है कि पाकिस्तान इससे रिमूव हो जाए। तो हम समझते हैं कि ये कोरोना वायरस की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी थोड़े केसेस बढ़ के आए, जिससे बढ़ के बल्कि हम कहेंगे कि एलिवेटेड केसेस हैं। आल्दो की अल्लाह का शुक्र है कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है, कोई इस तरह से हम ये नहीं देखते कि ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, बट स्टिल जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है गवर्नमेंट ने की, उसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है और इससे टारगेटेड लॉकडाउन को ही पॉलिसी को ऑप्ट किया है, जिससे बिज़नेस एक्टिविटी उस तरह से डिसरप्ट नहीं हुई है। तो ये पॉजिटिव है कि कोविड के केसेस आल्दो के एलिवेटेड रहे हैं और अभी भी 6% के करीब इन्फेक्शन रेशियो है, बट स्टिल सिचुएशन उस तरह की नहीं है कि हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी को वो डिसरप्ट कर सकें। और जो करंट अकाउंट की सिचुएशन है उसमें अभी जो पॉलिसी ऑप्ट की है स्टेट बैंक ने कि करेंसी को डीवैल्यू उसने किया है ओवर द लास्ट 2-3 मंथ्स, लेट इट बिकॉज ऑफ द मार्केट डिटर्मिन एक्सचेंज रेट पॉलिसी, रुपये की जो फंडामेंटल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इकॉनमी के, और उसमें हमने देखा कि 9 से 10% की डिवैल्यूएशन लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर हुई है। तो ये एक है कि ऐसे शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर इसको पॉलिसी को ऑप्ट किया है सेंट्रल बैंक ने, और इसको इंस्टेड ऑफ फिक्सेशन द फिक्स रेट एक्सचेंज रेट उन्होंने इसको प्रॉपरली यूज़ किया है इस टूल को, जिससे हम समझते हैं कि जो डिमांड प्रेशर हैं इंपोर्ट बेस्ड उनको कंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी।
जैसे मेंशन किया कि कोविड के केसेस में भी बेहतरी है और अफगानिस्तान की सिचुएशन भी उस तरह की नहीं है एंड वी आर होपिंग कि एक जो है ये पीसफुल ट्रांजिशन हो जाएगा और न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, जिससे ये रिस्क भी काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाएगा। अगर हम बात करें मार्केट के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हमारे जो अब एस्टिमेट्स हैं नेक्स्ट 4 क्वार्टर के या 12 मंथ्स के बेसिस के ऊपर जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है मार्केट के 6.2 टाइम्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है वर्सेस 8.3 टाइम्स जो हमारा हिस्टोरिकल 15 ईयर्स का एवरेज है। तो उस लिहाज से मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स के एस्टिमेट हमारे ये हैं कि एक सिग्निफिकेंट डबल डिजिट ग्रोथ है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स की, दैट इज़ आल्सो वेरी हेल्दी। फिर मार्केट जो है वो 5.4% का डिविडेंड यील्ड भी ऑफर कर रही है और अगर हम पीआईबी को देखें तो 9.9% की यील्ड ऑफर कर रहा है। और स्टेट बैंक की जो पॉलिसी जो हमने देखी है लास्ट रिव्यू के अंदर भी, वो भी स्टेट बैंक ने इसमें मेंशन किया है कि वो एक मेजर्ड एंड ग्रेजुअल जो इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ करेंगे। सो ओवरऑल हमारा एस्टिमेट है कि इन द फिस्कल ईयर 22 इसमें 1% तक का इंक्रीज हो सकता है पॉलिसी रेट के अंदर। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी ईजियर हैं, जहाँ पे हमें देख रहे हैं कि एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी और जो क्रेडिट स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है। इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ईजियर हैं। सो ओवरऑल इन बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स मार्केट फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं हमारे प्रॉमिसिंग हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को नज़र देखते हुए हमारा व्यू ये है कि मार्केट जो है वो FY22 के अंदर एक अच्छा अपसाइड प्रोवाइड कर सकती है और इसीलिए वो इन्वेस्टर जिनका होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म है उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट रहना चाहिए। अगर हम मूव ऑन करें तो फिक्स इनकम के मार्केट को देखें तो जो ट्रेजरी बिल की यील्ड या सोवरेन यील्ड्स को अगर जनरली देखें तो वो उसमें हमने रेंज बाउंड ही उसके अंदर भी मूवमेंट देखी है बिकॉज ऑफ द मार्केट एक्सपेक्टेशन के इंटरेस्ट रेट बॉटम हो गए हैं और आगे जाते हुए भी एक ग्रेजुअल ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। तो यील्ड कर्व ने उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया है। 3 मंथ्स के ट्रेजरी बिल के अंदर ड्यूरिंग द मंथ 2 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ जो कि मंथ एंड के ऊपर 7.22% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 6 मंथ के टी बिल में 8 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है जो कि मंथ एंड के ऊपर 7.4% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 1 ईयर के टी बिल में 10 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ, 7.6% की यील्ड नोट की गई मंथ एंड के ऊपर। 3 ईयर के पीआईबी में 17 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ और मंथ एंड के ऊपर 8.68% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 5 ईयर के पीआईबी में 12 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ, 9.28% की यील्ड नोट की गई मंथ एंड के ऊपर, जबकि 10 ईयर पीआईबी में 5 बेसिस पॉइंट के डिक्लाइन के साथ 9.9% के यील्ड नोट की गई एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर हम मूव ऑन करें और अपने जो की फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो हम स्टार्ट करेंगे एनबीपी मनी मार्केट फ़ंड से। जैसे नाम से ज़ाहिर है मनी मार्केट स्कीम में आता है ये फ़ंड हमारा और प्राइमरीली डबल रेटेड बैंक्स के अंदर और AAA ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। अगस्त के महीने में इसका रिटर्न 15.2% एनुअलाइज रिटर्न इसने पोस्ट किया है। इसकी एक वजह यह है कि SWF की जो हम प्रोविजनिंग कर रहे थे उसको रिवर्सल का इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से हमारे फिक्स इनकम फंड्स के ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट इसका बेनिफिट हुआ है हमारे इन्वेस्टर्स को। सो इसका रिटर्न 15.2% पर annum रहा है। कैलेंडर ईयर टू डेट में हमारे इस फंड ने 8.1% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, जबकि सिंस इंसेप्शन इसने 8.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनईपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फ़ंड। ये एक यूनिक फ़ंड है जिसको अपने सरमायाकारी का 70% तक फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में और बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में रखना होता है। अगस्त के महीने में इसने 9.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.6% पर annum रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी महाना अमनी फ़ंड। ये इनकम स्कीम में आता है, लेकिन ये प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट में सरमायाकारी करता है और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको मंथली बेसिस के ऊपर एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर होती है। अगस्त के महीने में इसने 10% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.3% पर annum रही, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, इनकम स्कीम में आता है और प्राइमरीली ये भी बैंक डिपॉजिट में सरमायाकारी करता है। अगस्त के महीने में इसने 12.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। इसमें भी एक कंट्रीब्यूशन है जो SWF की रिवर्सल की। कैलेंडर रेट में इसका रिटर्न 7.2% पर annum रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है।
नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनबीपी सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है और मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। अगस्त के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.5% का इंक्रीज़ हुआ है। कैलेंडर ईयर टू डेट में देखें तो इसने 7.2% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी जो परफॉर्मेंस है 13.5% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनबीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है और शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट, डेट इंस्ट्रूमेंट और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। अगस्त के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 3.8% का इजाफा हुआ। कैलेंडर ईयर टू डेट में देखें तो इसने 10.1% का रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 12.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। अगर हम स्टॉक फ़ंड जो हमारा नेक्स्ट की फ़ंड है एनबीपी स्टॉक फ़ंड, जो फ्लैगशिप फ़ंड भी है हमारा इक्विटी कैटेगरी में, इस जो प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में ज़्यादा सरमायाकारी करता है, इसकी परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.8% का इजाफा हुआ अगस्त के महीने में, जबकि कैलेंडर ईयर रेट में इसने 9.2% का रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 13.2% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड, ये इससे नाम से ज़ाहिर है ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और प्राइमरली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। अगस्त के महीने में इसके नेट एसेट वैल्यू में 3.1% का इजाफा हुआ है। अगर हम कैलेंडर ईयर रेट में इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9.8% का रिटर्न इसने पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी 8.3% पर एनम इसने रिटर्न पोस्ट किया है वर्सेस 6.1% एनुअलाइज इंक्रीज इन शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। अगर हम अपने पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो नफ़ा पेंशन फ़ंड से स्टार्ट करेंगे। इसके इक्विटी सब फंड ने अगर हम कैलेंडर ईयर रेट में देखें यानी जनवरी से लेके अगस्त एंड तक, तो इसने 11.2% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को वर्सेस 8.4% इंक्रीज इन KC 100 इंडेक्स। अगर सिंस इंसेप्शन से हमारे इक्विटी सब फंड की परफॉर्मेंस देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। 17.7% का एनुअलाइज रिटर्न इसने पोस्ट किया है वर्सेस 10.1% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय KC 100 इंडेक्स। अगर हम डेट सब फंड के परफॉर्मेंस देखें नफ़ा पेंशन फंड के, तो अगस्त के महीने में इसने 16.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगेन इसके अंदर SWF के रिवर्सल का इम्पैक्ट है। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसने 7.7% का सालाना शरह मुनाफा दिया, जबकि सिंस इंसेप्शन से 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न इसने पोस्ट किया है। मनी मार्केट सब फंड ने अगस्त के महीने में 11.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.5% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। अगर हम नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसकी इक्विटी सब फंड ने 3.7% की नेट एसेट वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ अगस्त के महीने में। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसने 14.4% का अब रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 18.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है वर्सेस 9.2% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय KMI 30 इंडेक्स। सो आप देख सकते हैं कि इसने सिग्निफिकेंटली इनकॉम्प्रिहेंसिवली आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को, KMI 30 इंडेक्स को। डेट सब फंड अगर हम देखें उसके परफॉर्मेंस को नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड के, तो अगस्त के महीने में 10.6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। इसमें भी WLF की रिवर्सल का इम्पैक्ट है। कैलेंडर टू डेट में इसने 6.4% का सालाना शरह मुनाफा दिया। सिंस इंसेप्शन की इसकी परफॉर्मेंस 5.7% पर रन रही है। अगर हम मनी मार्केट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड के, अगस्त के महीने में 8.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया इसने अपने इन्वेस्टर्स को। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 5.7% पर रन रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।